दोस्तों नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया। इस समय बड़ी ही ख़ास शख्सियत मेरे साथ है और ख़ास इसलिए है क्योंकि आपने देखा होगा बीते दौर में पिछले 3-4 सालों से जो हमारे चारों तरफ चल रहा है, ना ही कोई प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन ऐसे में भी एक शख्स है जो लगातार लड़ रहा है। हमारे देश में प्राइवेटाइजेशन चल रहा है और कई सारी फर्में जो है बेची जा रही हैं, लेकिन ऐसे में भी आपको बता दूं, मैं 90s के दौर में जब ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन आया और उस दौर से लेकर इस दौर तक लगातार सारी चीज़ें प्राइवेट हो रही हैं और आप लोगों को सुनने को भी मिलता होगा। लेकिन ऐसे में प्राइवेटाइजेशन करके सरकार जिस तरीके से फंसी है और क्या फंसी है और किन लोगों को इसका फ़ायदा होने वाला है, ये तमाम चीज़ें आज हम जानेंगे अशोक अज्ञानी जी से, जो लगातार इन मामलों को उठाते रहते हैं और बड़ी कामयाबी इस समय अशोक अज्ञानी जी को उनके हाथ लगी है और वो लगातार फाइट कर रहे थे कई सालों से, लेकिन अब वो अपनी मंजिल के करीब हैं। जानते हैं सर क्या है पूरा मामला, थोड़ा बताएं। जी धन्यवाद पहले तो आपका, आपने समय दिया हमें अपनी बात रखने का। देखिए मैंने केस फाइल किया था 2021 में प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, क्योंकि संविधान में जो निजी आपका रिजर्वेशन है, SC/ST का रिजर्वेशन है, वो फंडामेंटल राइट में आपको मूल अधिकार में है, आर्टिकल 16(4) में, और उसको विस्तृत करके स्पेशल जो प्रावधान किया है उसका सारे एलोकेट करके आर्टिकल 330 से 342 तक तमाम उसका ढांचा पूरा बाबा साहब ने पूरे सही तरीके से उसमें संविधान में किया है। तो ये जो रिजर्वेशन है, एक तो ये किसी की भीख नहीं है, किसी की दयापन नहीं है, ये फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ये पहले समझने की बात है। दूसरी बात ये, जब हमने देखा ये 1992 से लेकर अभी तक लगातार प्राइवेट किए जा रहे हैं सब सारे संस्थानों को, एजुकेशन को, सारी चीज़ को, जितने भी सरकारी संस्थान हैं, और इनका मकसद ही है सारी सरकारों का, चाहे 1992 की कांग्रेस सरकार हो, चाहे अभी की ये बीजेपी सरकार हो, इनका तमाम का एक ही मकसद है कि निजीकरण को काम है सरकारी संस्थानों को ख़त्म करने का, कि जो SC/ST का रिजर्वेशन है उसको ख़त्म करना। एक ही मकसद है, एकमात्र मकसद है। तो हमने जब स्टडी किया संविधान को और जब देखा भी तो संविधान के खिलाफ है, और सरकार को अगर निजीकरण करना भी है सरकारी संस्थानों का, तो उसमें उस जो हमारा फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है रिजर्वेशन, उसको हमें अल्टरनेटिव देना चाहिए था इनको। लेकिन ना तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने इसकी ओर ध्यान दिया, ना ही ये सरकारें दे रही हैं और लगातार बेची जा रही हैं। तो इससे हमारा संवैधानिक अधिकार खत्म हो रहा है। तो हमने 2021 में मैंने केस फाइल किया राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति अधिकार उसके कमीशन के आगे, अलग अलग कमीशन है, दोनों कमीशन के सामने। आर्टिकल 338 में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि एक तो ये आयोगों के बारे में, इनकी पावर्स के बारे में खास तौर पे लिखा है कि अगर सरकार की किसी भी नीतियों से अगर निजीकरण को, SC/ST के निजीकरण को प्रभावित होता है या उसके ऊपर कोई खतरा मंडराता है, तो आयोग को पावर्स हैं 338 आर्टिकल 338 में कि सरकार को वो नोटिस दे करके बुला सकते हैं, बुला के उसको पूरा रिव्यू कर सकते हैं और सरकार को डायरेक्शन भी, सजेशंस डायरेक्शन दे सकते हैं कि भाई इससे हमारा इससे SC/ST का रिजर्वेशन इफेक्ट हो रहा है, इनके अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार इफेक्ट हो रहे हैं, तो इसको आप नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैंने जब केस फाइल किया तो उन्होंने नोटिस इशू किया कोर्ट ने, और उसके बाद फिर ये अभी मेरे को 28 तारीख को फाइनेंस मिनिस्ट्री का DOPT और फाइनेंस मिनिस्ट्री का रिप्लाई मेरे को क्या रिप्लाई क्या है फाइनेंस मिनिस्ट्री का? इस रिप्लाई में ये है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि भाई इसमें जवाब दीजिए, फाइल जो मेरी क्लेम था, जो मैंने अपनी पटिशन फाइल की थी 338 में आर्टिकल, तो उसमें मैंने 3 मांग की थी उसमें, कि एक तो ये कि ये तो पहले से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको रोका जाए। अगर रुकता नहीं है तो 1992 से लेकर के और आज तक जितनी भी सरकारी संस्थान, जितनी भी प्राइवेट की हैं, लालाओं को दी हैं, प्राइवेट लालाओं को, उसमें हमारा अधिकार बनता है 22.5% का हमारा उन प्राइवेट संस्थानों में जो सरकारी संस्थानें थी बेची है, उसमें 22.5% हमारा एज इट इज़ रहना चाहिए। और दूसरा ये कि हमने ये मांग की थी कि जितना भी 1992 से लेकर के आज तक जितनी सरकारी संस्थान बेच करके जो रेवेन्यू सरकार के पास आया है, जो भी उनसे खरीदा बेचा जो पैसा आया है, उसमें 22.5% ब्याज समेत हमें SC/ST को वो हमारा मिलना चाहिए, क्योंकि 22.5% हमारा रिजर्वेशन तय है, तो वो हमें मिलना चाहिए।
और तीसरा ये इंश्योर किया था कि जो एनुअल सरकार, भारत सरकार और राज्य सरकारों का जो बजट आता है, जो SC/ST कंपोनेंट प्लान का आता है या SC/STs के लिए आता है, सफाई कर्मचारियों के लिए, उनको अपलिफ्ट करने के लिए, इस काम से निकालने के लिए, उनको रोज़गार के लिए आता है, हायर एजुकेशन के लिए आता है, तो वो इंश्योर हो कि जितनी भी जातियाँ शेड्यूल्ड हैं, अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग अलग नंबर हैं, दिल्ली में 36 हैं, यूपी में 66 हैं, महाराष्ट्र में 55 हैं, ऐसे अलग अलग राज्यों में अनुसूचित जातियाँ शेड्यूल्ड हैं जो की गई हैं, उन सबको इक्वल उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए सारी जातियों में, किसी एक जाति को ना मिले कि एक ही जाति को मिल गया है और बाकी जातियाँ पीछे रह गई हैं, उनको ना रिजर्वेशन मिला, ना नौकरियों में मिला, ना बजट का हिस्सा मिला, ना उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिला। तो जो संविधान की मूल भावना है कि अनुसूचित जातियों को, जनजातियों को, सबको ऊपर करके, अपग्रेड करके एजुकेशन में, फाइनेंशियली तरीके से और पॉलिटिकली, तो वो कैसे समाज की मुख्य धारा से जुड़ेंगे? नहीं जुड़ सकते ना, एक ही जाति को लिए जा रही है। तो मैकेनिज्म जो सरकार का फेलियर है ना, सरकार ने कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया, तो हमने उस मैकेनिज्म की बात की है कि सबको इक्वल मिले और सब में बराबर बटे जितनी जाती हैं, ठीक है। तो इसमें उन्होंने अभी हमें फाइनेंस मिनिस्ट्री ने चिट्ठी हमारे पास DOPT की और फाइनेंस मिनिस्ट्री की है, हमें रिप्लाई आया है। इस रिप्लाई में उन्होंने खास तौर पे कहा है कि पूरा ये भारत सरकार का पूरा चिट्ठी है, तो उन्होंने हमें कहा है कि भाई जो हमारी तीनों मांगे हैं उस पर वो कंसिडर कर रहे हैं, और फाइनेंस मिनिस्ट्री भी और DOPT जो हमारा निजी संस्थानों में, जो सरकारी संस्थान बेच के निजियों को दिए हैं, निजी हाथों में दिए हैं, उनमें जो हमारा रिजर्वेशन को रिइंस्टेट करना है, दोबारा चालू करना है उन संस्थानों में, उसके ऊपर DOPT डायरेक्ट प्रधानमंत्री के अंदर होती है, वो उस पर कर रही है, कंसिडर कर रही है। और जो हमारी दूसरी डिमांड्स हैं जो पैसे से, फाइनेंस से जुड़ी हुई हैं, कि 22.5% टोटल रेवेन्यू का जो बेक करके लिया है उसका 22.5%, और जो एनुअल बजट आता है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके लिए ये फाइनेंस मिनिस्ट्री उस पर कर रही है, इसके ऊपर एग्जामिन कर रही है, और ये केस पेंडिंग है, और इस केस को हम जीतने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल है, और देश के 35 करोड़ SC/ST को फ़ायदा होना, किसी एक जाति को नहीं, अनुसूचित जाति जनजाति के 35 करोड़ लोगों को 22.5% रिजर्वेशन हम दिला के छोड़ेंगे, उसका पैसा दिलवा करके छोड़ेंगे। और हमने ये कहा है कि जो 22.5%, लाखों करोड़ का 22.5% विद ब्याज हम जीते वो मिलेगा, तो वो 7%, 7.5% अनुसूचित STs को, और 15% जो हमारा हिस्सा है SC का, उनको दें, और अनुसूचित जाति के अलग बोर्ड बने, जो बोर्ड है हमारा आयोग है, उसमें हमारे लोग अनुसूचित जाति, ये ना सरकार को थोप करके उसमें चेयरमैन या मेंबर बनाए, उसमें प्रॉपर इलेक्शंस हों, और ख़ुद हम चुने कि अपनी लीडरशिप, और उस पैसे को अपने SC/STs के जो शिक्षा पर, उनके स्वरोजगार पर, उनके स्किल्ड पर, उनके घर बनाने पे, ज़मीन देने पे, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए। तो क्या लग रहा है अज्ञानी जी, इस तरीके की जो पहल आप जो लगातार ये जो कर रहे हैं, तो ऐसे तो फिर होड़ लगने वाली है, क्योंकि OBC फिर अपना 27% मांगेगा, और फिर जो अभी स्वर्ण जाति के लोग हैं उनको 10% का मिला हुआ है, तो क्या सरकार सभी को बेवकूफ़ बना रही है एक तरीके से? हाँ बिल्कुल, देखिए ये हमारी चिट्ठी आते ही एक बहुत बड़ा मूव खड़ा हो गया, और जो अन्य पिछड़े वर्ग के जो नेता हैं, आदरणीय विजय कसाना साहब हैं, SP पांचाल साहब हैं, और राजकुमार सैनी साहब हैं, इन सबसे इनसे उन्होंने फ़ोन किया, चर्चा हुई इनके साथ, और इन्होंने कहा भाई हम जो आपने किया बहुत बढ़िया है, और हम 27% के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग का, उनका भी रिजर्वेशन है 27%, वो भी अपने इस मांग को लेने को बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं। 23 मार्च को जंतर मंतर से वो ऐलान करेंगे हमारे साथी कि भाई हम भी अपने 27% क्यों छोड़ेंगे। और दूसरा, हमारी जो वाल्मीकि झा साहब जो अपर उससे कास्ट से आते हैं, स्वर्ण समाज से आते हैं, उनसे चर्चा हुई है, तो उनको भी हमने बताया भी कि आपका 10% तो इन्होंने आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए रिजर्वेशन पास कर दिया संसद में, आप लोगों ने वोट भी भर भर के दे दिए, मगर इधर तो आपको ये झुंझुना पकड़ा दिया, और उधर ये सरकारी संस्थान प्राइवेट कर रहे हैं, तो फिर आपका 10% रिजर्वेशन का रेलिवेंस क्या है, वो तो खत्म हो गया ऑटोमेटिकली, और आपके वोट ले लिए इन्होंने, आपको धोखा दे रहे हैं ये स्वर्ण समाज की पार्टी बता करके। तो उनके दिमाग में आया, उन्होंने कहा हम भी 10% के लिए अपना उसको करेंगे कि भाई सरकारी संस्थान में हमारा भी जो भी बेचो उसमें स्वर्ण जो 10% स्वर्ण रिजर्वेशन है
उसको हमें मिलना चाहिए, और जो बेचोगे 10% हमें भी मिले, उसका जो रेवेन्यू आएगा 10% स्वर्ण भी मांग रहे हैं, और 27% अब अन्य पिछड़ा वर्ग भी मांग रहा है, और 22.5% हम मांग रहे हैं। हमारा हिस्सा ये संवैधानिक रिजर्वेशन है, ये किसी की दया पर नहीं है। तो इसीलिए जब संविधान के उल्लंघन आप करोगे तो भाई हमें होने नहीं देंगे उल्लंघन उसका। तो अभी आपके 60% लोग लड़ेंगे और 40% वो जो कि सामान्य वर्ग के, जिनका कि सरकारी उसमें नौकरियां मिलती थी, तो अब उनको भी तो 50,000 लाख रुपए 2 लाख रुपए उसमें पगार मिलती थी, कोई अफसर थे, कोई कुछ थे, तो सबको ही पूरे देश का उसमें पार्टिसिपेशन था, हिस्सेदारी थी, तो उनका भी जा रहा है। तो अब एक तरह से सरकार को अब ये मुसीबत झेलनी पड़ेगी जो ये निजी कर रहे थे 1992 से कांग्रेस की सरकार ने जो ये बीमारी लाके दी, और इस बीमारी का फ़ायदा उठाने के चक्कर में दूसरी पार्टियां भी अब फंस गई, तो ये अब ये इनके गले की हड्डी बनने वाली है। क्या कहेंगे, अभी एक बड़ा मूवमेंट। अच्छा, एक सवाल उठता है ज्ञानी जी कि तमाम लीडरशिप है इस देश में, और SC/ST की बात करते हैं, बाबा साहब की भी बात करते हैं, फुले अम्बेडकर, पेरियार, तमाम लोगों का एक बड़ी लिस्ट है तमाम लोगों की। लेकिन इस तरीके की पहल जो आप कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें तो उनकी नज़र में भी होंगी, फिर पहल क्यों नहीं की? क्या सोचते हैं इस बारे में आप? देखिए, जय भीम बोलने से, जय पेरियार बोलने से या जय फूले बोलने से संविधान तो आपको नहीं आएगा ना। उसके लिए तो आपको संविधान को बारीकी से देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को सेव करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। अब हल्ला मचा देना जहाँ पर भी जा करके, या अरेस्ट हो जाना, या 4 लोगों को पिटवा देना, और हाईलाइट पे टीवी पर आकर के अपने को हाईलाइट कर लेना, वो दलित नेता बन करके उसका क्या फ़ायदा है? हवा हवाई बेसिक चीज़ें ये हैं जिससे कि हमारे 35% इस देश के 35 करोड़ लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट होने वाला है, और एक दिन के लिए नहीं, सदैव के लिए होने वाला है। उसमें हिस्सेदारी वापस आने वाली है, जो हिस्सेदारी तकरीबन खत्म हो गई थी। तो इसीलिए वो नेता, हवा हवाई नेता घूम रहे हैं, वो टाई कोट पहन करके बाबा साहब की नकल करके दफ्तरों में बैठे हैं। मगर मैं जहाँ भी मीटिंगों में जाता हूँ, मैं कह रहा हूँ हाथ खड़े करो भाई, संविधान कितने लोगों ने पढ़ा है? तो उसमें से 2% लोगों के भी हाथ नहीं खड़े होते, 2% भी नहीं। हाँ, और जिसमें से 2 लोगों के हाथ भी खड़े होते हैं, वो कहते हैं जी आधा पढ़ा है या थोड़ा पढ़ा है। तो वो सवाल ये है कि जब आप बाबा साहब की बात करते हो, तो बाबा साहब का मतलब है संविधान, भारत का संविधान। अब देखिए, हमने एक और मूवमेंट चलाया है जो कि हमारे किसी नेता को समझ ही नहीं आता कि जब सरकार कोई पॉलिसी लाती है तो उसको हमें संविधान से जोड़ के देखना चाहिए। अभी जो ये आपके टोल प्लाजा हैं, टोल नाके जितने बने हुए देश के अंदर, आपको पता है ये उसके जो आर्टिकल, संविधान का आर्टिकल 19(4) उसके बिल्कुल विरुद्ध है। पता है आपको? जो संविधान का मूल अधिकार का 19(4) है, वो लिखता है कि भारत का कोई भी नागरिक एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना किसी बाधा के जा सकता है। लेकिन आप गाड़ी लेकर के जाओ वहाँ पर, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको जाने नहीं देंगे, पार नहीं होने देंगे। तो ये संविधान के खिलाफ है, और इसके लिए मैं 4 रिमाइंडर नोटिस और 4 रिमाइंडर मैं अपने इसको ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को दे चुका हूँ। उस पर बड़ा मैं केस फाइल करने वाला हूँ, और मैंने मांग की है कि भाई यार, दूसरे नहीं मांग रहे तो मैं उनकी बात क्यों करूँ? जो हमारा 22.5% जो हमारे 35 करोड़ SC/ST हैं, SC/ST को एटलीस्ट वो टोल टैक्स नहीं उनको नहीं बिल्कुल माफ़ करें, उनको बिल्कुल नहीं माफ़ नहीं करना है, उनको एग्जेम्प्ट करना है, उनको मुक्त करना, उनको पूरी आज़ादी है, क्योंकि उसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं, बिना बाधा के बाबा साहब ने ये सब को किया है। बिना बाधा के एक राज्य से दूसरे राज्य जा सकते हैं, तो टोल नाके तो अपने आप में गैर संवैधानिक हो गए, ये तो बाधा हो गई। क्योंकि जब कोई आदमी जा रहा है, उसको पैसे नहीं है अपनी गाड़ी लेके, गाड़ी तो कोई भी एक आम आदमी कोई भी उससे खरीद सकता है, सामान्य नागरिक किसी भी उससे खरीद लेता है, किस्तों पे खरीद लेता है, और साल 6 महीने कभी निकलता बच्चों को घुमाने, उस पर नहीं है पैसे बजट के, आपने 100-100 200-200 रुपये 300-300 रुपये एक टोल नाकों पे कर दिए, उतने का पेट्रोल नहीं लग रहा है जितने के टोल नाके लग रहे हैं। तो अगर वहाँ जा रहा है, उस पर नहीं है पैसे, तो उसको जाने नहीं दोगे आप। तो इसका मतलब संविधान के अनुच्छेद 19(4) का उल्लंघन है, खुला उल्लंघन है। तो जब हमने इसकी मांग की है, उसके भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसके बारे में भी किसी दलित नेता ने आज तक, SC/ST के नेता ने, सोचना तो दूर, उनको सपने भी नहीं आए होंगे, बड़े बड़े सांसद वांसद भी रहे हैं, लेकिन उनको भी सपने नहीं आए कि इस तरह की भी हम संविधान को सामने रख के हम अपनी बात को कह सकते हैं। क्योंकि ये और चीज़ों को हमारी नई मांग नहीं है, ये संविधान के तहत है भाई, हमें बिना बाधा के तुम हमें तुम्हें देना चाहिए। और हमने मांग की है उनको एग्जेम्प्ट करो, और जितने अनुसूचित जाति जनजाति के उनका सर्टिफिकेट लेकर के उनको वो अपना नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, वो उनको एक बिल्ला एक इशू करे जो अपनी गाड़ी पर लगाएं, और जहाँ से भी निकलें बिल्कुल उनको आबादा के निकले जाए। हम इसके लिए बड़ा आंदोलन भी शुरू करने वाले हैं, और कानूनी लड़ाई भी इन दोनों चीज़ों के लिए। तो इसीलिए जो आपने कहा
ये हवा हवाई नेता घूम रहे हैं झंडे लेकर के, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम चिल्लाते रहते हैं, और वो उनको कुछ नहीं पता दिन दुनिया का। कोई अपने नाम के आगे एडवोकेट लगा लेता है, कोई प्रधान कर देगा, डिग्रियों की भरमार लिखी हुई है, मगर उनको संविधान का खागा बिल्कुल नहीं पता। इसलिए हम संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं, और डॉक्टर अम्बेडकर का जो असली विचार है, जो महात्मा फूले, जो पेरियार साहब, जो काशीराम जी का सपना है, उसको हम पूरा करेंगे। तो दोस्तों, ये अशोक अज्ञानी जी थे। लगातार आपने इनको सुना, और तमाम बातें और ऐसी चीज़ें जो किसी और के आसपास भी नहीं भटकती हैं, वो सोच और काम करने का तरीका वो अलग है। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट टीवी इंडिया।